हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चाणक्य के बारे में देखा था कि चाणक्य काल्पनिक हैं, आज इसके आगे की कहानी को जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं और लिखते हैं कि इसी मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र सम्राट अशोक हुए थे। जिस सम्राट अशोक का दर्जा विश्व के महानतम सम्राटों में स्थापित है, उनके द्वारा किए गए देश हित, नागरिक हित, धर्म हित के कार्य और उनके बृहद भारत का शासन क्षेत्र एक अभूतपूर्व मिसाल है। आज तक उतना बृहद क्षेत्र के चौथाई भाग पर किसी भी शासक ने कभी शासन नहीं किया। महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों को अपने नाम से लिपिबद्ध किए गए थे। अगर सम्राट अशोक वैसा नहीं करते तो शायद आज का धार्मिक संगठन उन कार्यों को अपने काल्पनिक पूर्वजों के नाम में करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा आश्चर्य तब होता है कि इतना महान सम्राट होने के बाद भी अपने लेखन हेतु सिर्फ शिला पत्थर प्रयोग किए थे। लेकिन इनके पूर्व में भ्रमिक वंश का पाणिनि और चाणक्य ने अपनी जानकारी को कागज पर लिखा था। क्या उस समय कागज का आविष्कार हो गया था? आप लोग कागज के बने बनावटी फूल को सुगंध का मजा लीजिए, लेकिन सम्राट अशोक या इसके पूर्व में जो भी लोग अपनी बातों को लिपिबद्ध किए थे, आज उन सभी का लिखित साक्ष्य शिलाओं पर मिलता है, जिसको कोई चाह के भी इनकार नहीं कर सकता है। ईस्वी सन से पूर्व प्राप्त सभी अभिलेखों की लेखन वस्तु का प्रकार शिला, पत्थर और लिपि देखने के बाद स्पष्ट पता चलता है कि यह धम्म लिपि है। इस वजह से पत्थरों पर धम्म लिपि के वर्णमाला द्वारा, पाणिनि द्वारा संस्कृत की पुस्तक, चाणक्य द्वारा नीति शास्त्र की पुस्तक, वाल्मीकि द्वारा रामायण की पुस्तक, मनु द्वारा मनुस्मृति की पुस्तक, वेद व्यास द्वारा महाभारत और गीता की पुस्तक या ब्रह्मबाजों द्वारा फैलाई गई कोई भी पुस्तक अन्य जो ईस्वी सन से पूर्व बोला जाता था वैसा आज तक नहीं मिला है। यह सिर्फ ब्रह्मबाटों का फैलाया हुआ भ्रम का पुलिंदा है। उसके सारे कागज वैदिक और वैदिक देवनागरी वर्णमाला में है, जो कागज और देवनागरी वर्णमाला बनने के बाद लिखा गया था। भ्रमबाजों ने देश के अंदर आज इतना भ्रम का वातावरण बना दिया है कि आज हर जैसे ब्राह्मणी मतों के अनुयायी को संस्कृत भाषा और देवनागरी भाषा लाखों वर्ष पुराना लगता है, जबकि वह आज साक्ष्य के अभाव में वास्तविकता से कोसों दूर है। भारतीय इतिहास काल में शिलाओं पर आज तक जो भी लिखा मिला है वह धम्म लिपि को देखकर किसी को जानने में असुविधा नहीं हो। इसी वजह से सम्राट अशोक ने उस लिपि का नाम धम्म लिपि और समुद्रगुप्त ने उसका नाम धम्म लिपि लिख रखा है, जो कि आप चित्र में भी देख सकते हो, इस पिक्चर में भी देख सकते हो, धम्म लिपि और धम्म लिपि। मौर्य साम्राज्य का समय ईसा पूर्व 322 से लेकर ईसा पूर्व 185 तक रहा, जिसमें मौर्य साम्राज्य का 10 पीढ़ी सत्ता पर आसीन रहा था। यानी मौर्य की 10 पीढ़ी मिलाकर सत्ता पर 137 वर्ष रहा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य और सम्राट अशोक मिलकर ही 90 वर्ष सत्ता पर रहे। और कुणाल मौर्य, दशरथ मौर्य, संप्रति मौर्य, शालीशुक मौर्य,
देववर्मन मौर्य, शतधन्वन मौर्य, बृहदत्त मौर्य के साथ 9 लोग मिलकर सत्ता पर 47 वर्ष तक काबिज रहे, जिसमें सबसे कम समय कुणाल 4 वर्ष और बृहदत्त 2 वर्ष सत्ता पर आसीन होने वाले सम्राट हैं। सम्राट अशोक के बाद से ही मौर्य साम्राज्य का शासक कुणाल मौर्य कमजोर होने लगा था, जिसे उस समय जम्बूद्वीप कहा जाता था। उस जम्बूद्वीप का क्षेत्र सिमटकर छोटा होते जा रहा था। सम्राट अशोक के मात्र 47 वर्ष बाद ही जम्बूद्वीप के छोटे से भूभाग मध्य देश पर शुंग वंश का उदय होता है। यानी इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ईसा से दूसरी शताब्दी पूर्व के लगभग जम्बूद्वीप के भूभाग पर 3 शासकों का सत्ता संचालन स्थापित हो जाता है। पश्चिम के क्षेत्रों पर हिंद बैक्टीरियाई की सत्ता तो दक्षिण के क्षेत्रों पर सातवाहन सत्ता के बीच वाले भूभाग मगध पर पुष्यमित्र शुंग की सत्ता स्थापित हो जाता है। ईसा पूर्व में इन तीनों शासकों के अपने अपने क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में साक्ष्य प्राप्त हैं, जिसकी वजह से इस कड़वी सच्चाई को इनकार करना उचित नहीं है। इन साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया था, जो आज मध्य प्रदेश के सतना के पास बरहुत नामक स्थान में अव्यवस्थित है। अंग्रेजों के समय बरहुत से पुष्यमित्र शुंग का काफी साक्ष्य मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के भ्रमक समुदाय ने अपनी व्यवस्था को मजबूत करने हेतु कहें या अपने विरोधी को दिग्ग भ्रमित करने हेतु कहें, इन तीनों शासकों में से शुंग और सातवाहन को वैदिक समर्थक शासक बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, लेकिन आज तक वैदिक होने का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य किसी ने नहीं दिखाया है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी क्षेत्रों से आने की वजह से हिंद बैक्टीरियाई शासक को विदेशी मतलब यमन शासक बोला, लेकिन इन तीनों का जो साक्ष्य है वह सभी सम्यक संस्कृति को मजबूत करने वाला है। इसके लिए कोई कितना भी कुछ लिखे या चिल्लाए, लेकिन उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों को कोई थोड़े बदल सकता है। सबसे पहले पश्चिमी भागों से आने वाले हिंद बैक्टीरियाई के यवन यूनानी शासक डेमेट्रस प्रथम अथवा दमित्र था। उत्खनन में यवन शासक द्वारा चैत्र में दान किया हुआ स्तंभ मिला, जिसको धम्म लिपि में थमोदान लिखा है। साथ ही यवन शासक द्वारा निर्मित कई मुद्रा सिक्का मिला है, जिस पर धम्मचक्र हाथी का निशान मिला है। उसका सेनापति मिनांडर था। मिनांडर आगे भगवान बुद्ध का अनुयायी बनकर मिलिंद के नाम से काफी मशहूर हुआ था, जिसके नाम से आज मिलिंद वज्ञो नामक पुस्तक काफी प्रसिद्ध है और वह त्रिपिटक का हिस्सा भी बना हुआ है। पश्चिमी भाग से देश में जितने भी शासक आए वे सभी लोग समय के साथ सम्यक संस्कृति वाली संस्कृति में विलीन होते चले गए। उसमें से कहीं कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बचा। अब जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व बचा ही नहीं या बना ही नहीं, तो उसको आज कोई अलग नाम व पहचान कैसे दे सकता है, यह सवाल पैदा होता है। वे सभी लोग विदेशी होते हुए भी आगे इस देश की सम्यक संस्कृति वाली सामाजिक वेशभूषा में रंगकर देश की मिट्टी में विलीन हो गए। शक शासक द्वारा एक जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया था, जिसको
आज के भ्रमक लेखक संस्कृत का अभिलेख कहते हुए भ्रम का पुलिंदा बना रहा है। आप लोग उस लेख की लिपि आप देख और समझ सकते हैं। यह जूनागढ़ अभिलेख है, आप लोग देख और समझ सकते हैं, जिसको संस्कृत अभिलेख बोल रहे हैं। तो हमने इतना जानने का प्रयास किया। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।